जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर यही है, सेम जो लिखा था वही आंसर है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 अर्ग, और फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट्स का तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। 1 लीटर एटमॉस्फेयर क्या होता है? 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल, ये बताया पीछे। और 1 कैलोरी इज 4.18 जूल, 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग्स, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो इसलिए ऐसा होगा, समझे कि नहीं है? तो ये सारी यूनिट्स एनर्जी की हैं और ऑर्डर ये आएगा। ये सारी यूनिट्स इसकी हैं एनर्जी की और ऑर्डर ये आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ये हो गया खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, फिर आगे देखते हैं। थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर फिर। वर्क डन निकालना होगा इसके अंदर। प्रेशर दे रखा है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। टेन एटमॉस्फेयर 5 लीटर, 10 एटमॉस्फेयर 10 लीटर, 5 एटमॉस्फेयर 10 लीटर। ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये नीचे सी पॉइंट है। इसे निकालना वर्क डन इस साइक्लिक प्रोसेस में। सही ना? तो ये निकालो, देखते हैं कि क्या निकालता है आंसर तुम्हारा। इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। और अगर तुम सोच सकते हो तो वो भी निकालना, डेल्टा एच, डेल्टा ई, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? डेल्टा एच, डेल्टा ई की वैल्यूज क्या होंगी, या डेल्टा एस की? और 2 मोल गैस को ले गए इस पाथ के राउंड। नहीं ये नहीं है, सब में गलत है ये। 2 मोल गैस को ले गए हैं, टू मोल ऑफ गैस इज टेकन अराउंड दिस पाथ। नहीं ये आंसर नहीं है। वर्क ए भी निकालो, वर्क बी सी निकालो, वर्क सी निकालो, तब निकलेगा ये।
दक्ष एक बार आंसर बोल दो जल्दी से ताकि आगे कर सके अब। देखो धर्म, दक्ष आंसर बोलना है। लक्ष्य, हाँ सही लक्ष्य। देखो धर्म, वर्क डन जो होगा वो होगा वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी ए, ये वर्क डन होगा। क्लियर, ये वर्क डन होगा। और हमें सबको पता है जहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा वहां वर्क डन जीरो। वॉल्यूम में चेंज कहां नहीं आ रहा, बीसी के अंदर, तो दिस इज जीरो, वर्क बीसी जीरो। वर्क ए बी हम निकाल ही लेंगे, वर्क ए बी में कुछ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन निकालना बहुत इजी होता है। वर्क डन होगा और एक्सपेंशन हो रहा है ए बी में, क्या हो रहा है एक्सपेंशन, ये सबने निकाल लिया होगा। एक्सपेंशन हुआ इसमें 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और वॉल्यूम में चेंज आया 10-5। नेगेटिव क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्सपेंशन तो नेगेटिव होना चाहिए। 10-5 करूं मैं, 5-10 करूं, यहाँ नेगेटिव ही आना चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव है। -10 × 10-5 ये आ गया। वर्क सी ए, वर्क सी ए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देंगे। वर्क सी ए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, अगर तुम चेक करोगे इसको ढंग से तो ये कर्व कौन सा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो तुम्हें समझ आ रहा है, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है। सो दिस इज रिवर्सिबल। क्लियर, ये रिवर्सिबल है, सही ना, ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल है इसलिए अब निकालना अगर इसको, ये ऋषि क्या हो गया, ऋषि चलो वर्क सी ए देखेंगे। वर्क सी ए, वर्क सी ए निकालना है तो अगर तुम यहाँ चेक करोगे पीवी यहाँ पे है 5 × 10 कांस्टेंट, यहाँ पे भी पीवी क्या है 5 × 10 कांस्टेंट, दोनों जगह पीवी क्या है कांस्टेंट। दैट मींस ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल हमें दिख रहा है यहाँ पे, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है, सो दिस इज रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगना है वर्क डन का, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। और कौन सा, कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है 10 लीटर और यहाँ वॉल्यूम है 5 लीटर, हम जा रहे हैं सी से ए की तरफ, तो कंप्रेशन का तो पॉजिटिव, तो प्लस 2.303 nRT log V2/V1। पॉजिटिव आनी चाहिए टर्म, कुछ भी रखो तुम वैल्यू। तो यहां से आ गया -10 × 5 50 -50 प्लस 2.303 nRT log V2/V1। ध्यान देंगे 2.303 nRT log V2/V1, तो 2.303 nRT। nRT को मैं पीवी लिख सकता हूँ, nRT को पीवी लिख सकता हूँ मैं, तो ये 50 वैल्यू लिख दूंगा मैं लीटर एटमॉस्फेयर में। 2.303 nRT, दिस nRT इज इक्वल टू पीवी, दिमाग में रखना ये। तो पीवी की वैल्यू कितनी है 5 × 10 50 log ऑफ V2/V1 या P1/P2 एक ही बात है। log ऑफ V2/V1, V2/V1 10/5 2 log 10/5 सर 2 ही आ जाए log
बोलो। सर आपने 2.303 का फॉर्मूला क्यों लगाया वो नहीं समझ में आया। 2 ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क है ना, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिखवाए थे ना ये, तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि इस लाइन के अराउंड थ्रू पीवी कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल, बॉयल्स लॉ पढ़ रखा ना ये। फॉर्मूले याद करो ढंग से, नहीं याद करोगे फॉर्मूले दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्मूला, log 2 होता है 0.3010, log 2 होता है 0.3010। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा इससे। और फाइनल टेम्परेचर भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, ये कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो पीवी टू आरटी, पीवी टू आरटी लगा, प्रेशर पता है हमें, वॉल्यूम पता है हमें, सही है ना। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, कोई भी निकाल लो, कोई भी यहाँ पे एक इसमें पुट कर दो, इस वाले में 10x5 में। प्रेशर पता है हमें, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे मैंने दिया था स्टार्टिंग में, आर हमें पता है 3 निकल जाएगा फाइनल टेम्परेचर, सही ना, फाइनल टेम्परेचर निकल जाएगा। और ये तीनों वैल्यूज 0 होंगी क्योंकि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अब क्या हो गया, सेम। तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बता रखा है स्टेट फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर स्टेट फंक्शन जो होता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ये बता रखा है तुम्हें मैंने, तो इसलिए ये निकल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये साइक्लिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये निकल जाएगा इससे। सर इसमें एरिया अंडर ग्राफ से आंसर क्यों नहीं आया? एरिया कहाँ पे, ये एरिया अंडर ग्राफ है, तुम क्वाड्रेंट लेके कर रहे हो क्या? 1/4 क्वाड्रेंट, वो तुम्हें कैसे पता है ये 1/4 पूरा है? ये आ ही नहीं रहा 1/4 पूरा। नहीं, क्योंकि सर दोनों बराबर है, 5 ए बी और बी सी, और 90 नहीं, डिग्री ये क्वाड्रेंट बनेगा ही नहीं। ये क्वाड्रेंट नहीं बनेगा। ओके सर। लक्ष्य प्रूव कर, ये क्वाड्रेंट बनेगा कि नहीं? लक्ष्य नहीं बनेगा। लक्ष्य प्रूव करेगा इसको। फिर ए से सी वो एलएन का फंक्शन है। ए से सी एलन का फंक्शन है। ये तुम्हें समझ आ रहा है बात कि नहीं? ये यहाँ पे ये चीज, तो ये क्वाड्रेंट नहीं बन पाएगा। ये क्वाड्रेंट के लिए एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म होनी चाहिए ना, एग्जैक्ट सर्कुलर थोड़ी बन पाएगा ये। सर वो एलन का फंक्शन तो तब आया ना जब हमने उससे पहले क्वाड्रेंट, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वैसे तो, पर वर्क डन एलन का फंक्शन है। ये दक्ष, ये सर्कल वाला फॉर्म आएगा ही नहीं इधर, एग्जैक्टली सर्कुलर फॉर्म नहीं आ पाएगी इसकी इसमें वजह से, predict- इस फॉर्मूले की वजह से। सर इसमें प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन में बोलना चाहिए वो प्रोसेस कौन सा है। नहीं, क्वेश्चन प्रिडिक्ट ऐसे ही कर सकते हैं ना, ये रहेगी इस वाली चीज को, इसकी तो देखकर। सर अगर क्वाड्रेंट लेंगे तब भी ये तो सेम वैल्यूज आएंगी ना। हाँ, क्वाड्रेंट में सेम आएंगे वैल्यूज। आइसोथर्मल, लेकिन प्रोसेस तो आइसोथर्मल हो गया, तो आइसोथर्मल में तो ये नहीं मान सकते ना इसको हम। सर वही नाम तो प्रेडिक्ट, इसको देख कर ही तो माना गया कि ये एलन का फंक्शन है, इस वजह से वो सेम चीज नहीं आ रही दोनों। सर एलन का फंक्शन तो हमने पहले आइसोथर्मल कंसीडर कर लिया ना, उसके बाद एलन का फंक्शन लगाया हमने। आइसोथर्मल में जब हमने आइसोथर्मल माना तो पीवी ये आ गया ना, पीवी टू कांस्टेंट, पीवी यहाँ पे कांस्टेंट, पीवी यहाँ पे भी कांस्टेंट, दोनों जगह पीवी कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं होता होगा ऐसा कि क्वाड्रेंट और वो सेम आए दोनों सर्कुलर फॉर्म। इनिशियल और फाइनल कंडीशन से हम बीच वाली वैल्यूज भी बोल सकते हैं ना, उसमें भी पीवी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। अच्छा, बीच में? यस सर, उसमें कुछ बीच में कह रहा है? हाँ। क्यों नहीं बोल सकता इसमें? इसको अगर इसी फॉर्म में जा रहा है सर्कुलर फॉर्म में ही, तो और क्या प्रिडिक्ट करेगा तू ऐसे? अगर ऐसे जा रहा है कर्व तो तू रिवर्सिबल है ही कर्व, और क्यों नहीं बोल सकता इसको कि मतलब मैं इसको अगर टेढ़ा मैं ऐसे करूं थ्रू आउट, हाँ ये तेरी बात सही है कि अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, इसको पॉइंट को ऐसे ले जाऊं, ऐसे 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 इस तरह से, तो फिर इसमें कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ टेम्परेचर का। जब मैं ऐसे ले जा रहा हूँ तो तेरे को मानना पड़ेगा इसका कि ये टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस इस लाइन कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल मानना पड़ेगा तेरे को प्रोसेस को। सर अगर एक सर्कल कंसीडर करते हैं ओरिजिन के अबाउट, रेडियस 2 है ओरिजिन से। यस सर, ओरिजिन के अबाउट एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं जिसका रेडियस 2 है। हाँ,
तो उसमें एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है ऑरिजिन उसकी ये ले रहा है इधर ऐसे। सर उसका सेंटर ओरिजिन पे ले लो। अच्छा सेंटर ओरिजिन ये ले लिया। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 2,0 है, वाई एक्सिस पे हाँ 0,2 है। तो तू नेगेटिव पॉइंट भी ले रहा है, नेगेटिव वाली वैल्यूज भी तो ले रहा है इधर। नहीं सर, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लो सर। अच्छा इतने पार्ट में, इतने पार्ट में कह रहा है। यस सर, तो इसमें प्रोडक्ट तो दोनों अच्छा साइड 0 आ रहा है, लेकिन बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें प्रोडक्ट 0 तो होगा नहीं। अच्छा 20 और 02 इसमें। हाँ इसमें नहीं आएगा दक्ष, पीवी कांस्टेंट सिर्फ वहां पे होगा फर्स्ट और इनिशियल पॉइंट में। तो इसलिए दक्ष क्वेश्चन भी ऐसी टाइप का कि क्या कहते हैं, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर जैसे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें तू डेल्टा टी को 0 बोलेगा, dt को 0 बोलेगा, इस तरीके से डेल्टा ई को 0 बोलेगा, क्या टर्म किस टर्म को 0 बोलेगा। तो उसमें है थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कि क्या कहते हैं, मैं जैसे क्वेश्चन तेरे को बताता हूँ, मुझे क्वेश्चन इसका चलिए एक क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एसेंशियल कंडीशन, ये मेरे को ना प्रोसेस करवाने हैं अभी। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस विच इज द एसेंशियल कंडीशन। तो अब तक मैंने बोला कि ए पॉइंट डेल्टा एच 0 होगा, बी डेल्टा टी 0 होगा, सी डी टी 0 होगा, और डी डेल्टा यू 0। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। तो तू क्या बोलेगा इसमें। सर सी ऑप्शन। डी टी 0 हाँ क्यों। सर हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। dt क्या है, बहुत स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल वैल्यूज के लिए मान रहे हैं ना कि टेम्परेचर सेम चेंज रहेगा, मतलब चेंज जो है वो सेम रहेगा। डेल्टा टी क्यों नहीं बोला तूने 0 होगा। सर उसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज देख रहे हैं। हाँ उसमें हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखेंगे, क्योंकि ये लार्ज चेंज होता है। ये क्या होता है, लार्ज चेंज। जैसे अगर पहले मान ले तेरे को इनिशियल टेम्परेचर था तेरा 100 डिग्री सेल्सियस, फिर बाद में तेरा गया किसी पाथ में 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर हो गया से 20 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनली जाके हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल और फाइनल तो सेम है, इनिशियल और फाइनल सेम है, लेकिन तब भी ये प्रोसेस क्या ये आइसोथर्मल मानेगा प्रोसेस को। नो सर। तो मतलब कुछ ऐसा ही मान ले उस चीज को भी कि नहीं दे रखा है उसमें ना, स्मॉल स्मॉल चेंज मानते हैं हम कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। सही ना, ये डेल्टा टी जो है लार्ज चेंज है, डी टी जो 0 होगा सिर्फ। अच्छा ये क्यों नहीं माने 0 तक, ये बता जरा, डेल्टा एच और डेल्टा यू। ये अभी बाकी बच्चों को नहीं समझ आएगा, मेरे को लेना टॉपिक अभी ये। डेल्टा एच और डेल्टा यू को क्यों नहीं 0 माना। लक्ष्य तू बोल। डेल्टा एच और डेल्टा एच होता है एनसीपीटी, डेल्टा यू होता है या डेल्टा ई होता है, डेल्टा यू या ई एक ही बात है। दिस इज एनसीवीडीटी, इसको 0 क्यों नहीं माना। सर इसमें जो शायद dt होता है वो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस होता है। हाँ तो फाइनल और इनिशियल तो 0 होना चाहिए ना फिर, डेल्टा एच और डेल्टा यू। तू बोल जरा लक्ष्य। सर क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन मैंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एसेंशियल कंडीशन इज, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू 0 होते हैं ना आइसोथर्मल में। तो ये क्यों नहीं माना मैंने 0 इसके अंदर, बिल्कुल क्यों नहीं लिया कंडीशन में। डेल्टा टी वाली बात समझ आ रही है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनिशियल फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट है।
डेल्टा एच और डेल्टा यू तो 0 होंगे ना अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो क्यों नहीं लिया इसको मैंने? जीरो ही होना चाहिए वो दोनों। नहीं, अरे अक्षय बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा सा सोचेगा, दिमाग को जोर देगा तो पता लग जाएगा तेरे को आंसर। अगर मान ले फेज चेंज हो रहा है तो, मान ले मैंने बोल दिया आइसोथर्मल वेपराइजेशन, तो फेज चेंज होगा कि नहीं? यस तो तब तो 0 नहीं होगा ना। यस तो वो ध्यान रखना है इस चीज का। चलो वो देख लेना क्वेश्चन तुम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। न्यूमेरिकल भी और है, ध्यान रखना चीज का। बेसिक न्यूमेरिकल मैंने करा दिए। हीट ऑफ रिएक्शन, थ्योरी टॉपिक है, थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, इसको ध्यान देना। हीट ऑफ रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। एंथैल्पी कंटेंट कैसे दिया जाता है? एंथैल्पी कंटेंट H इज इक्वल टू E प्लस PV। दिस इज एंथैल्पी कंटेंट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो DH क्या आएगा? DE प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? एक बार P को कांस्टेंट, V को डिफरेंशिएट किया, एक बार V को कांस्टेंट, P को डिफरेंशिएट किया, ऐसे ही करते हैं इसको। और एक ना टर्म और होती है इसके अंदर DP DV, जिसको हम बहुत छोटा, ये तो बहुत छोटी टर्म्स होगी तो नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको लेते ही नहीं है। इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको लेते नहीं है, प्लस DP DV, सही ना? तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, इस तरह से कर दिया। DH DE प्लस PDV प्लस VDP। ये वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन है। दिस इज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन एंड इज आल्सो जनरली नॉट कंसीडर्ड। इसको भी कंसीडर नहीं करते, वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ये आ गया। अब मैं DH इज इक्वल टू, यहां ध्यान देना, DH को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और DE को Q प्लस W फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्लस PDV प्लस VDP। अब W को लिखता हूं मैं यहाँ पे माइनस PDV। कैंसिल हो गया, Q प्लस VDP। अब एट, अगर मैं बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर VDP क्या हो जाएगा? 0। जी VDP 0 हो गया, तो DH क्या आ गया? QP। ये आ गया एंथैल्पी चेंज, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। कभी भी मैं हीट चेंज को एंथैल्पी चेंज बोलता हूं तो मींस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। वो क्या है? हीट क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे। एंथैल्पी चेंज कहते हैं इसको, ये याद रख लेना, नई टर्म इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज। ये क्या है? कोई पूछेगा डिफाइन एंथैल्पी चेंज, तो बोलेंगे हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज। ये भूलना नहीं है, मैं बहुत यूज करूंगा इसको। एंथैल्पी चेंज क्या है? हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट एक टर्म और है इंटरनल एनर्जी चेंज की डेफिनेशन, वो भी नोट करेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज, अभी मैंने लिखा डेल्टा ई Q प्लस W। डेल्टा ई क्या है? Q प्लस W, सही ना? डेल्टा ई क्या है? Q प्लस W, और W क्या होता है? माइनस PDV। अब एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम PDV 0 हो जाएगा, तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा? QV के इक्वल। डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा? QV के इक्वल। नहीं समझ आई बात? तो यहाँ पे ये क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये क्वेश्चन आएगा स्कूल में, क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, सही ना? इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू भी लिखते हैं इसको, इज हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो दोनों में डिफरेंस आता है। इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज में क्या डिफरेंस है? अब इनमें रिलेशन भी नोट करेंगे। वॉल्यूम, ये प्रेशर या फिर वॉल्यूम? वॉल्यूम तो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज है ना।
आनिया आपने इंटरनल में प्रेशर बोला था। अच्छा नहीं नहीं, वो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? हीट इवॉल्व्ड एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एंथैल्पी चेंज क्या है? हीट इवॉल्व्ड एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। देख लेना एक बार, यहाँ जो लिखा है उसको करना। अब इनमें रिलेशन निकाल, और हमें एक बार ध्यान रखना कि हम क्यूपी को ना, ज्यादातर क्वेश्चन आता है स्कूल में कि क्यूपी इज प्रेफर्ड ओवर क्यूवी, वाई? जनरली क्यूपी इज प्रेफर्ड ओवर क्यूवी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली क्यूपी इज प्रेफर्ड ओवर क्यूवी। रीजन क्या होगा इसका? क्योंकि अगर तुम चेक करोगे जितनी भी रिएक्शंस हैं मोस्टली कहाँ होती हैं? ओपन वेसल्स में, क्लोज वेसल्स में? ज्यादातर रिएक्शंस जो हो रही हैं कैसे हो रही हैं, ओपन में कि क्लोज में? अरे तुम सिंपली सोच लो, पानी जो प्रेजेंट है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सब क्या है? ओपन ही तो सिस्टम है। कहाँ होती है? ओपन सिस्टम में। इसीलिए ओपन सिस्टम में तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। तो इसलिए क्यूपी को प्रेफर करते हैं ओवर क्यूवी। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए क्यूपी इज प्रेफर्ड ओवर क्यूवी। क्यूपी इज प्रेफर्ड ओवर क्यूवी। अब रिलेशन नोट कर लेंगे जल्दी से इसकी। ये अब जो मैं रिलेशन प्रूव करूंगा, स्कूल में आती ही आती है, इतनी इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्यूपी और क्यूवी में। रिलेशन बिटवीन क्यूपी, क्यूपी क्या है तुम लोग पूरा लिखना, एंथैल्पी चेंज, एंड क्यूवी। क्यूवी क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यूपी क्या है? एंथैल्पी चेंज। क्यूवी क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये प्रूफ करना आता है पेपर के अंदर। ये प्रूफ करने को आता है पेपर में। अभी मैंने बताया क्यूपी, स्टार्ट भी ऐसे करना, डेल्टा एच होता है क्यूपी, डेल्टा ई होता है क्यूवी। हमें ये पता है डेल्टा एच इज डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है। हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन लेंगे, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन लेते हैं सिर्फ, डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसको मैंने लिख दिया क्यूपी, इसको क्यूवी प्लस पी डेल्टा वी। ये मैं मान रहा हूं, भी ध्यान रखना, और भी होते हैं वर्क डन, सिर्फ ये नहीं है कि पी डेल्टा वी लेना तुम्हें वर्क डन। वर्क डन में और भी होते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से ले सकते हैं वर्क डन। क्यूबी क्यूबी प्लस पी डेल्टा वी आ गया। अब पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? पी डेल्टा वी क्या आ जाएगा इसमें? जैसे अगर मैं इसको भी ले लूं चेंज करके, एक एक स्टेप में बता दूं, पी वी वन क्या होगा? एन वन आर टी। पी वी टू क्या होगा? एन टू आर टी। तो पी वी टू माइनस वी वन, दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आएगा? डेल्टा एन और जी वर्ड लगा देना, गैशियस आर टी। तो ये इसमें पुट कर देंगे पी डेल्टा वी की वैल्यू, ये आ गया पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। ये वैल्यू यहाँ पर जी बता रहा हूँ अभी, डेल्टा एन जी आर टी। तो ये आ गया क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, इसका क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एन जी यहाँ पे है एनपी माइनस एनआर गैशियस। ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगी। डेल्टा एनजी क्या यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ उसको, एनपी माइनस एनआर गैशियस। क्या मतलब होगा इसका? गैसेस के मोल्स। सर प्रोडक्ट में कितनी गैसेस के मोल्स? हाँ, सिर्फ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स। गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स के मोल्स। गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स। और दो के लिए मैं बताऊंगा, उनके लिए वैल्यू याद ही कर लेना डेल्टा एनजी की। ये क्यूपी और क्यूवी में रिलेशन है। फिर ये आएगा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। ट्राई करो और बताओ कि कंडीशन क्यूपी और क्यूवी इक्वल होंगी। कंडीशन लो जब क्यूपी और क्यूवी क्या होंगे? इक्वल होंगे। आवाज कट रही है? हाँ कट रही थी बीच में, तो अभी तो सही है। क्यूपी और क्यूवी में तुम्हें बताना है रिलेशन, ये बता दिया मैंने। अब बोला मैंने कंडीशन बताओ जब क्यूपी और क्यूवी होंगे इक्वल। बताओ क्यूपी और क्यूवी कब इक्वल होंगे? उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार।
वेरी कूल। चलो देखते हैं एक बार, देखो उधर, देखो उधर, ध्यान देना। देखो पहले तो डेल्टा एनजी का मीनिंग समझेंगे। मैंने बोला कैलकुलेट डेल्टा एनजी फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। डेल्टा एनजी डिफाइन होता है 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। कैलकुलेट डेल्टा एनजी फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। डेल्टा एनजी निकालना फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। तो 1 मोल बेंजीन लिया, बेंजीन होता है लिक्विड फॉर्म में, इसका कंबशन किया, इसका किया कंबशन, तो यहां से आ गया 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड, ये आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पे 3 15, यानी 15/2 आ जाएगा। 15/2 O2 गैशियस, 15/2 O2 गैशियस, ये आ गया। अब डेल्टा एनजी क्या होगा यहाँ पे, गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट, एनपी माइनस एनआर गैशियस। तो एनपी कितना है, कितना है एनपी चेक करो, 6। हाँ, और एनआर कितना है, 15/2। हाँ, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, -3/2। चेक करना, ये आ रहा है ना, ये एक मोल, ये वैल्यू याद कर लेना, 1 मोल बेंजीन का कंबशन होता है तो वैल्यू कितनी आती है, -3/2। -3/2 वैल्यू आती है इसकी। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। 1 मोल बेंजीन का अगर कंबशन होता है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू आती है -3/2। तो इस चीज को भूलना नहीं बिल्कुल भी, डेल्टा एनजी की वैल्यू। अब ऐसे ही 1 मोल मिथेन का कंबशन करो, तुम लोग वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से 1 मोल मिथेन का कंबशन करके वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ये दो चीजें याद कर लेना जरूर, एक ये एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल मैंने बोला जो 1 मोल मिथेन का कंबशन करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ सही है कशिश। नहीं, विधि गलत है। देखो उधर, डेल्टा एनजी की वैल्यू चेक करेंगे एक बार। मिथेन है, मिथेन गैस होती है, ये ध्यान रखना पहले तो। प्लस O2 आया, CO2 बनेगा गैस में, प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे गैस और ये O ऑक्सीजन, 2 इधर 2 इधर, 4, तो 2 आ जाएगा। अब बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट में 1 मोल गैस CO2, रिएक्टेंट में 3 मोल गैस CH4O2 O2, 1 - 3 -2 आंसर आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू मत भूलना। 1 मोल मिथेन का, 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल मिथेन का कंबशन होता है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -2। 1 मोल बेंजीन का कंबशन होता है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -3/2। अगर मान लो 1 मोल की जगह 10 मोल बेंजीन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 मोल बेंजीन का कंबशन हो रहा है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी, -15 वैल्यू हो जाएगी। सही है, तो ये ध्यान रखना चीज का, वैल्यूज का ध्यान रखना जरूर, गलती मत करना इसमें। अच्छा, अब ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ कंडीशन व्हेन QP = QV, अब तुम्हें समझ आ गया होगा QP = QV कब होगा। अभी QP और QP में तुमने रिलेशन लिखवाया, QP = QV प्लस P डेल्टा V, या QP = QV प्लस डेल्टा NG/RT। अब बताओ कंडीशन, तुम्हें डेल्टा एनजी का मीनिंग समझा दिया 2 एग्जांपल लेकर। क्या होगा पहली कंडीशन,
सर जब फाइनल और इनिशियल मोल सेम होंगे गैस के। बिल्कुल सही है। व्हेन एनपी इक्वल टू, पहली कंडीशन एनपी इज इक्वल टू एनआर, ये लिखा तो 0 मार्क्स। एनपी इक्वल टू एनआर गैसियस, पूरा क्या ना पेपर में, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे लिखोगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और बोलो। सॉलिड और लिक्विड होंगे रिएक्शन में। हाँ, रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड्स एंड लिक्विड, नो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्शन हैज ओनली solids and liquids, no gaseous reactant or product. थर्ड बोलो। ये ना, when reaction takes place in closed vessel, no change in volume, reaction in closed vessel, ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट कर लेना। ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन क्लोज वेसल, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ये पेपर में क्वेश्चन आता है डेरिवेशन प्लस ये रिलेशन। अब एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने अभी लिखा तुम्हारा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी लिखा ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो, मैंने पहले लिखा एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, डेल्टा एच लिखा डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी आएगा। डेल्टा पी वी को मैंने एक्सपेंड भी किया, कैसे, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है यूज होगी जो। तो डीएच का फॉर्मूला डेल्टा एच, तो तुम क्वेश्चन देख करके एडजस्ट करोगे। डीएच का जो फॉर्मूला है, डेल्टा एच का जो फॉर्मूला है, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ये फॉर्मूला आ गया ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा पीवी था ना, इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा एनआरटी, ये भी यूज होगा, डेल्टा एनआरटी, पीवी देगा, इस पीवी देगा, इस पीवी देगा डेल्टा एनआरटी। तो ये बन गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा मैनुपुलेट करना फॉर्मूले को। एन आर अलग हो जाएंगे, कांस्टेंट है डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, डेल्टा एच का फॉर्मूला ये भी होगा। और डेल्टा एच को मैं इस फॉर्म में भी यूज करूंगा कई बार, डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, जैसी सिचुएशन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, मैनिपुलेट करना थोड़ा फॉर्मूले को। डेल्टा पीवी को मैंने देखो डिफरेंट तरीके से, डेल्टा पीवी है तो मैंने इसको पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन भी लिखा, डेल्टा पीवी को पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन भी लिखा, और ऐसे ही डेल्टा पीवी को मैंने डेल्टा एनआरटी लिखा, फिर एनआर डेल्टा टी भी लिखा। और ये तो यूज होना ही है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी।